नमस्कार सभी को। आज हम संश्लेषित रेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संश्लेषित रेशे रेशे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे और दूसरे होते हैं संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो हमें पौधों और जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कपास जो है वो हमें पौधे से प्राप्त होती है, ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, और रेशम जो है वो हमें रेशम के कीटों से प्राप्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनको मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। ये रेशे जो हैं वो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, इसे मनुष्य जो है वो कृत्रिम क्रियाविधियों के द्वारा बनाता है। तो ऐसे रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। उदाहरण के लिए रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि जो हैं ये संश्लेषित रेशों का उदाहरण है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन का मतलब है पेट्रोलियम मोल के कच्चे माल। पेट्रोलियम मोल के जो कच्चे पदार्थ जो होते हैं उन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। तो सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो पेट्रो रसायन से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, विभिन्न क्रियाविधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब है बहुलक। बहुलक जो होता है उसे पॉलीमर भी कहा जाता है। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलीमर। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई, यानी कि अनेक इकाई। अनेक छोटी इकाइयाँ आपस में मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है, जिसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, और इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अनेक जो छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं, समान छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं, वो आपस में मिलकर श्रृंखला में जुड़कर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है, और उस बड़ी एकल इकाई को बहुलक या पॉलीमर कहते हैं, और इस क्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। प्रत्येक छोटी इकाई जो होती है वो वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाई के दोहराने से बनते हैं। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जब पॉलीमर या बहुलक का निर्माण होता है तो उसमें एक ही इकाई जो होती है वो बारंबार दोहराती रहती है। मतलब एक ही प्रकार की इकाइयाँ जो है वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़कर एक एकल इकाई का निर्माण करती है। और वो श्रृंखला जो होती है वो शाखित भी हो सकती है और सीधी श्रृंखला भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये ए जो है वो एक छोटी इकाई है, यानी कि छोटा रासायनिक पदार्थ है, और ये ए जो है ये बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा एक एकल इकाई का निर्माण करता है, बहुलक का निर्माण करता है। तो इसमें ये ए जो है वो एक श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़ते हैं। मतलब ए के विभिन्न अणु जो हैं वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़ते हैं और एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। ये देखिए, ये ए का जो अणु है जो कि छोटी इकाई है, ये छोटी इकाइयाँ जो है वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ती है और एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करती है। जैसे ये देखिए, ये ए के अणु जो है एक श्रृंखला के रूप में जुड़ रहे हैं। ये देखिए, ए के विभिन्न अणु जो हैं ये आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ रहे हैं, और अनेक मतलब बहुत अधिक संख्या में ए या छोटी इकाई के जो अणु जो हैं वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं और एक बहुलक का निर्माण करते हैं। बहुलक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक और एक होते हैं कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेलुलोज या स्टार्च वगैरह वगैरह। और सेलुलोज जो होता है उसकी इकाई जो होती है ग्लूकोज, यानी कि सेलुलोज जो हैं वो ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं के आपस में जुड़ने की वजह से सेलुलोज का निर्माण होता है। कृत्रिम बहुलक की अगर बात करें, जो संश्लेषित रेशे जो होते हैं, प्लास्टिक जो होती है, वो जो हैं वो कृत्रिम बहुलक का उदाहरण होते हैं। जैसे बहुलीकरण की अगर प्रक्रिया को हमें एकदम आसानी से समझना है तो उसका एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि मोतियों की माला होती है, तो उसमें जो कई सारे मोती जो होते हैं वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं और मोतियों की माला बनाते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये चित्र ए में मोतियों की माला या मनके जो हैं वो दिखाई गई है। इसमें कई सारे मोती जो हैं
ये आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ रहे हैं। मतलब एक जैसे कई सारे मनके या मोती जो हैं वो आपस में एक श्रृंखला के रूप में जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक बड़ी एकल इकाई जिसको हम माला कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। दूसरे उदाहरण में जो कागज़ की क्लिप जो है उनको जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई गई है। तो ये बहुलीकरण की जो क्रिया होती है या बहुलक जो है उसको समझाने के लिए एक साधारण उदाहरण है। अब हम संश्लेषित रेशे जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं उसके बारे में हमने पहले जान लिया था। अब संश्लेषित रेशे के विभिन्न प्रकार जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन जो है उसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसके जो गुण हैं ये रेशम से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वास्तव में कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेयॉन जो होता है वो काष्ठ लुगदी, जो लकड़ी की जो लुगदी होती है उसके रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। मतलब रेयॉन जो होता है धागा उसको कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और रेयॉन को ऊन के साथ में मिलाकर कालीन या गलीचे जो हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो ये रेयॉन के उपयोग हैं जिसमें रेयॉन को कपास के साथ में मिलाकर बिस्तर की जो चादरें जो होती है उनका निर्माण किया जाता है और रेयॉन को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या जो गलीचा जो होता है उसका निर्माण किया जाता है। रेयॉन जो होता है वो रेशम से सस्ता होता है और रेशम के समान गुणों वाला होता है। इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है और कई प्रकार के रंगों से रंगा जा सकता है। मतलब रेयॉन जो होता है उसको रेशम के जो रेशे होते हैं उसकी तरह ही इनको बुन सकते हैं और इसकी एक और विशेषता ये है कि इसको कई रंगों से रंगा जा सकता है। तो रेयॉन जो होता है वो रेशम के गुणों से काफ़ी समानता रखता है, लेकिन ये कृत्रिम रेशम होता है। ये हमारे सम्मुख रेयॉन जो धागा है उससे निर्मित वस्तुओं के चित्र हैं, जिसमें ये जो है ये कालीन या गलीचा है जिसका निर्माण रेयॉन रेशों और ऊन के मिलने से होता है। और ये जो हैं ये बिस्तर की चादरों के उदाहरण हैं जिसमें रेयॉन रेशे को कपास के साथ में मिला के इनका निर्माण किया जाता है। अगला संश्लेषित रेशा है नायलॉन। ये जो है नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा यानी कि ये प्रथम रेशा है जिसको पूर्ण रूप से संश्लेषित किया गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है तो वो होगा नायलॉन। 1931 में इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु, मतलब किसी से भी नहीं, का उपयोग किए गए बनाया गया था। मतलब 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल की सहायता के इस नायलॉन रेशों का निर्माण जो है वो किया गया था, इसलिए इनको प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो पूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थों की सहायता से लैब में तैयार किया गया था। ये जो होते हैं ये प्रबल होते हैं। नायलॉन रेशे जो है वो प्रबल मजबूत होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, लचीले होते हैं और हल्के होते हैं, चमकीले होते हैं तथा धुलने में, मतलब इनको धोना भी आसान होता है। अतः कपड़ों के निर्माण में इनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो जो सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं उनके निर्माण में नायलॉन रेशे जो हैं उनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। मतलब नायलॉन के रेशे इतने मजबूत होते हैं कि जो इस्पात जो होता है, स्टील जो होता है, उसके तार से भी अधिक मजबूत होते हैं। अतः नायलॉन रेशों का उपयोग जो है वो पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से काम में लिए जाते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो पैराशूट के जो रस्से होते हैं और चट्टानों पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही वगैरह जो हैं वो जिन रस्से मजबूत रस्सों का उपयोग करते हैं उनको बनाने के लिए नायलॉन रेशों का उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोगों में जुराबे बनाना, रस्से बनाना, तंबू बनाना, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है, कारों की सीट के जो बेल्ट होते हैं, स्लीपिंग बैग जो होते हैं, पर्दे वगैरह जो होते हैं वो भी नायलॉन रेशों से बनाए जाते हैं।
अब ये नायलॉन रेसे जो हैं उनसे जो बने हुए जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके चित्र दिखाए गए हैं। जैसे ये टूथब्रश जो है, इस टूथब्रश के जो मतलब रेशे जो होते हैं वो नायलॉन रेशों से बनाए जाते हैं। जुराब जो है नायलॉन रेशों से बना होता है, और ये जो पर्दे वगैरह जो होते हैं ये भी नायलॉन रेशे से बनाए जाते हैं। विभिन्न रस्से जो हैं वो नायलॉन रेशों से बनाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये पैराशूट है और ये पैराशूट के ये रस्से हैं, पैराशूट के रस्से हैं। तो ये पैराशूट के जो रस्से जो होते हैं इनको भी नायलॉन रेशों से बनाया जाता है। और ये कोई पर्वतारोही है और ये पर्वत पर चढ़ रहा है, तो इसके द्वारा जो रस्से काम में लिए जाते हैं पहाड़ पर चढ़ने के लिए, वो रस्से भी नायलॉन रेशों से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि नायलॉन रेशे जो होते हैं वो अत्यधिक मजबूत रेशे होते हैं, जल्दी से टूटते नहीं हैं। हमने पहले पढ़ा था कि नायलॉन रेशे जो होते हैं वो इस्पात के जो तार होते हैं उनकी तुलना में भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब अगले रेशे हैं पॉलीएस्टर या एक्रिलिक रेशे। पहला पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर मतलब विभिन्न प्रकार के जो एस्टर के जो अणु हैं, जो मतलब एस्टर के बहुत सारे जो अणु जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मिलकर पॉलीएस्टर का निर्माण करते हैं। तो पॉली प्लस एस्टर, पॉली मतलब बहुत, एस्टर मतलब एस्टर के अणु। तो बहुत सारे एस्टर के जो अणु हैं वो आपस में मिलकर पॉलीएस्टर रेशों का निर्माण करते हैं। एस्टर रासायनिक पदार्थ के बहुलक होते हैं। पॉलीएस्टर जो होते हैं वो एस्टर रासायनिक पदार्थ के बहुलक होते हैं, और एस्टर जो होता है वो फलों को उनकी गंध प्रदान करने वाला पदार्थ है। तो फलों में जो सुगंध होती है, गंध जो होती है, वो एस्टर की वजह से ही होती है। और पॉलीएस्टर जो होते हैं वो पॉलीएस्टर जो होते हैं वो एस्टर नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है, एस्टर के जो अणु होते हैं उनके बहुलीकरण से पॉलीएस्टर का निर्माण होता है। इससे बने कपड़े जो होते हैं उनमें सलवटें नहीं पड़ती है, और उनकी सब सरलतापूर्वक धुलाई की जा सकती है, आसानी से उनको धोया जा सकता है और उनमें सलवटें भी नहीं पड़ती है। इसलिए वस्त्र सामग्री निर्माण में पॉलिएस्टर जो है उनका काफ़ी उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए टेरिलिन। टेरिलिन जो है वो एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, और इसका उपयोग जो है वो वस्त्र निर्माण में बहुत अधिक किया जाता है। दूसरे प्रकार के पॉलिएस्टर हैं पेट, पीईटी पेट। तो ये जो पेट जो हैं ये भी पॉलिएस्टर के उदाहरण हैं, और इनका उपयोग जो है वो बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने में पेट जो पॉलिएस्टर हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब दो शब्द हैं पॉलीकोट कपड़ा और पॉलीवूल कपड़ा। ये मतलब कि कपड़ों के उदाहरण हैं, सिंथेटिक कपड़ों के उदाहरण हैं, और ये मिश्रित प्रकार के रेशों से बने होते हैं। ये जो कपड़े जो हैं ये मिक्स्ड कपड़े हैं। इनमें प्राकृतिक रेशों का भी उपयोग किया जाता है और संश्लेषित रेशों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पॉलीकोट जो होता है वो पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर तो क्या है, संश्लेषित रेशा है। और कपास, कपास जो है वो प्राकृतिक रेशा है। तो पॉलीएस्टर और कपास के उपयोग से पॉलीकोट कपड़ा बनाया जाता है। और पॉलीवूल कपड़ा जो है वो पॉलीएस्टर रेशों और ऊन की सहायता से बनाया जाता है। यानी कि पॉलीवूल कपड़ा जो होता है उसको बनाने में पॉलीएस्टर और ऊन दोनों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी पॉलीएस्टर जो है वो संश्लेषित रेशा है और ऊन जो है वो प्राकृतिक रेशा है। तो ये पॉलीकोट और जो पॉलीवूल जो कपड़े जो हैं ये मिक्स्ड कपड़े हैं, जिसमें सिंथेटिक और प्राकृतिक रेशे जो हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे जो हैं वो दोनों का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे दोनों के गुण आ जाते हैं। तो इनका आजकल बहुत अधिक प्रचलन है, उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब अगले प्रकार के रेशे हैं एक्रिलिक रेशे। एक्रिलिक रेशे जो हैं ये ऊन के सदृश होते हैं, मतलब ऊन की तरह होते हैं, ऊन की तरह दिखाई देते हैं, और इनका उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। तो एक्रिलिक रेशे जो होते हैं वो ऊन के समान होते हैं, ऊन की तरह दिखाई देते हैं, और गर्म कपड़े बनाने में एक्रिलिक रेशों का उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक रेशे जो हैं वो ऊन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ऊन के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है, और इनको विभिन्न रंगों से रंगा भी जा सकता है। और ये जो हैं ये ऊन की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं।
तो अभी तक तो हमने संश्लेषित रेशों के विभिन्न प्रकार जो हैं उनका अध्ययन किया था। अब हम संश्लेषित रेशे जो हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या उनके गुण हैं, क्या उनकी हानियाँ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे जो हैं वो शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव जो है उसमें भी ये सुविधाजनक होते हैं और कम जल जो है वो सोखते हैं। तो ये जो है ये संश्लेषित रेशों के लाभ हैं कि ये जल्दी सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ यानी कि ज़्यादा समय तक चलते हैं, महंगे भी कम होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनकी रख रखाव में भी ज़्यादा समस्या नहीं आती है और ये जो है वो कम पानी सोखते हैं। ये तो संश्लेषित रेशों के लाभ हुए। अब हानि की अगर बात करें तो संश्लेषित रेशे जो हैं गर्म करने पर पिघल जाते हैं और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। तो मतलब संश्लेषित रेशे जो हैं गर्म करते हैं तो ये जल्दी ही पिघल जाते हैं और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चमड़ी से चिपक जाते हैं। और संश्लेषित रेशे जो हैं वो आग भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अतः प्रयोगशाला व रसोई घर में कार्य करते समय इनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो संश्लेषित रेशों से बने जो वस्त्र होते हैं उनका उपयोग प्रयोगशाला व रसोई घर में कार्य करते हुए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आग जो है वो जल्दी पकड़ लेते हैं। संश्लेषित रेशों की एक और हानि है कि ये पसीना जो है वो कम सोखते हैं। ये क्या करते हैं, जो पानी जो है या जल जो है, नमी जो है वो कम सोखते हैं, पसीने को कम सोखते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो गर्मियों में संश्लेषित रेशों के जब कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। तो इस प्रकार से हमने संश्लेषित रेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।